गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। तो आपको याद होगा कि मई 2020 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और उस स्कीम के अंदर जो है अब 8 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट ने मांगे हैं। मतलब रक्षा मंत्रालय जो है हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने 8 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगे हैं। तो उन्होंने कहा है, प्राइवेट सेक्टर को कहा है कि अगर आप टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप एक्सप्रेस करो इंटरेस्ट कि आप बनाना चाहते हो। तो ये स्कीम थी क्या, रादर है क्या ये स्कीम? तो मई 2020 में ये स्कीम को निकाला गया था और इसका जो बजट है, इनिशियल बजट है, वो 400 करोड़ रुपए रखा गया है। और इसका मोटिव क्या है कि इंडिया में डिफेंस इक्विपमेंट को जो है रिसर्च करने के लिए जो टेस्टिंग चाहिए होती है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, उसको स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ताकि हम डिफेंस इक्विपमेंट की टेस्टिंग कर सके। इस स्कीम की इनिशियल जो है वो ड्यूरेशन 5 साल की है और मोटिव ये है कि हम 6 से 8 टेस्ट फैसिलिटीज़ जो है वो कंट्री में बना सकें और प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप में बना सकें। इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन जो है उससे फैसिलिटेट होगी। जब हमारे यहाँ पर टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो हमारी जो प्राइवेट या पब्लिक कंपनीज हैं जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाती हैं, उनको अपनी जो है डिफेंस इक्विपमेंट के जो है टेस्टिंग करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल मिलेगा। तो इसके अंदर क्या है कि 75% जो फंडिंग होगी इसकी, जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, वो 75% जो है वो गवर्नमेंट देगी और जो है 25% जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जा रहा है जिसमें इंडियन प्राइवेट कंपनीज और स्टेट गवर्नमेंट्स मिल के उसमें पैसा डालेंगी। तो ये जो एसपीवीज बनेंगे, ये कंपनीज एक्ट के अंडर जो है उनको रजिस्टर किया जाएगा, एक तरह से वो कंपनीज होंगी। ठीक है, तो ये क्यों बनाया जा रहा है? ये जो है, एक तो हम कॉर्पोरेटाइजेशन करना चाहते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की, आपको पता ही है। फिर हम प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स को भी स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं ताकि हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो अच्छे से डेवलप हो सके। फिर R&D इनोवेशन में हम रिसर्च करना चाहते हैं, एनकरेज करना चाहते हैं उनको। ठीक है, हम और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं कि इंडिया में डिफेंस की जो इक्विपमेंट है उनमें R&D ज़्यादा और खर्चा करे, प्राइवेट कंपनीज़ की पार्टिसिपेशन हो, इनोवेशन आए। फिर हम जो हमारी अभी डिफेंस इंडस्ट्री है, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनको हैंड होल्ड भी करना चाहते हैं, थोड़े से जो है इकोनॉमिक पैकेजेस दे के उनको हेल्प करके R&D इनोवेशन में, ताकि वो डेवलप हो सकें और वर्ल्ड लेवल पर जो है अच्छे स्टैंडर्ड्स पर वो डेवलप हो सके। उससे हम एंड में हमारा मोटिव तो यही है कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाना चाहते हैं, एक पूरी इंडस्ट्री तैयार करना चाहते हैं डिफेंस के इंडिया में। ठीक है, सो नाउ let us see this topic in English. Defense Testing Infrastructure Scheme. So you may be remembering that in May 2020 the government launched this Defense Testing Infrastructure Scheme, and now it has published 8 expression of interest, inviting the private companies to set up these testing infrastructure facilities in India. And this scheme is basically meant to promote Indian defense industry by allowing the defense equipment manufacturers to test their defense equipment that they have made in the state of the art testing infrastructure that this scheme wants to make in the country. So an initial outlay of 400 crores were sanctioned in May 2020, and this scheme will initially run for 5 years, and it aims to set up at least 6 to 8 new test facilities in partnership with the private companies. This aims to facilitate indigenous defense production. So what will happen is, as these defense companies, these private defense companies or even public defense companies, when they manufacture or when they create new defense equipment, innovative ones, they need some places to test those defense equipment. So until we have state of the art infrastructure, testing infrastructure, the defense equipment testing will not be done. So we have to establish this infrastructure in the country. That's why this scheme was envisioned. So in this scheme, 75% funding will be provided by the government of India. The remaining 25% of the project cost will be borne by the special purpose vehicle, which has been set by the involvement of Indian private companies as well as the state governments concerned. So these SPVs will be registered under the Companies Act of 2013. So they will be basically companies, and they will be a partnership or a joint venture companies between Indian private companies as well as the state governments concerned. So what is the need to drive the agenda? What was the agenda that drove this DTIS scheme? The first one was corporatization of the defense ordnance factories. So you know that we have already decided to
corporatize these our ordnance factory board, and we want to promote new ideas, innovation, research and development in our defense industry. We want to handhold our defense industry, which is burgeoning already. We want to export, we want to increase our export, defense exports. So for all that to materialize, a state of the art defense testing infrastructure is a prerequisite. Okay, so now let us see the next topic, which is draft electricity renewable rules 2021. तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है, उन्होंने ये रूल्स जो है वो पब्लिक डोमेन में निकाले हैं और बोला है, इस पे कमेंट मांगे हैं कि इसमें कुछ अगर आप इंप्रूवमेंट चाहते हो तो बता दो, ठीक है। तो ये रूल्स कहते क्या हैं, ये कह रहे हैं कि जो आपकी पब्लिक सेक्टर जो डिस्कॉम्स हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में डिस्कॉम्स हैं, उनको आपको पता है ना कि अगर वो 100 यूनिट्स बिजली बना रही हैं, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, तो अगर वो 100 यूनिट्स बिजली बना रही हैं तो उनको कुछ मैंडेटरी होता है कि इसमें से 20 या 30% या 40% जितना भी होता है, उतना परसेंट आपको जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी से वो बिजली को जो है वो आपको बनाकर भेज, जो है बनाना नहीं होता एक्चुअली, जो डिस्कॉम्स होती हैं वो तो डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको जो 100 यूनिट्स अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं तो उसमें से 20 से 30% या जितना भी मतलब मैंडेटरी है उतनी उनको डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 20 जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो प्रोक्योर करके डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है। तो अब ये रूल्स जो है वो ये कह रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी जो है उसको कैसे आप परचेज और कंज्यूम करोगे, उसके बारे में बता रहे हैं रूल्स। फिर ये कह रहे हैं कि क्या टैरिफ लिया जाएगा। समझ लो कि अगर एक एज अ कंज्यूमर कोई पर्सन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी उसको मिल रही है तो उसको जो है वो क्या टैरिफ पे करेगा, ये एक अप्रोप्रिएट कमीशन बनाया जाएगा, वो डिसाइड करेगा, ठीक है। फिर ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करने की भी बात की जा रही है इसमें, कि अगर ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो अवेलेबल होने वाली है कुछ टाइम में, ठीक है, आपको पता ही है, और वो है उसको जो है इंडस्ट्रीज उसका भी यूज़ कर सकती हैं ग्रीन हाइड्रोजन का। और जो है रीन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, ये यही होता है, वो रीन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस होती हैं जो ये डिस्कॉम्स की, जिसमें उनको कुछ परसेंटेज जो वो प्रोक्योर करती हैं इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उनको वो रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो प्रोक्योर करनी पड़ती है। तो ये रीन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन में जो है ग्रीन हाइड्रोजन को भी डाल दिया गया है। आप जो है ग्रीन हाइड्रोजन को भी प्रोक्योर करके जो है, जैसे आपकी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है ना, कि अगर 100 रुपये के आप लोन्स दे रहे हो बैंक्स को होता है, तो उसमें से 40% जो है वो आपको कुछ जो है वो मतलब जो है गरीब को है, जो है फार्मर्स हैं, या इनको आपको देने पड़ते हैं। आप उसी तरह से इसको समझ लो कि रीन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन में यही होती है कि आपकी अगर 100 आप यूनिट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी वो बेच रहे हो, तो उसमें से 40%, 50% या 20% जितना भी है अमाउंट, वो आपको रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो प्रोक्योर करके बेचनी है आगे, ठीक है। तो उसके अंदर जो है उस जो 30-40% जो भी आपका जो अमाउंट होगी, उसके अंदर ग्रीन हाइड्रोजन को भी अब ऐड कर दिया गया कि आप ये भी प्रोक्योर करके बेच सकते हो। फिर इस रूल्स में ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई कंज्यूमर, अब कोई नॉर्मल कंज्यूमर तो नहीं हो सकता, ठीक है, एक ऐसा एक सेट एक उन्होंने गाइडलाइन रखी है कि ये भी नहीं कि आप जैसे और मेरे जैसे कंज्यूमर जो बहुत छोटे कंज्यूमर नहीं, बट अगर कोई बड़ा कंज्यूमर है जिसकी कोई मतलब जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है उसकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन की वो ज़्यादा है, एक वो भी डिसाइड किया जाएगा, वो ज़्यादा है, और अगर वो चाहता है कि उसको रीन्यूएबल एनर्जी ही मिले, तो ये डिस्कॉम्स को कहा जा रहा है कि उनको जो है वो आपको फैसिलिटेट करना है। और अगर वो ऐसी रिक्वेस्ट करता है, एप्लीकेशन देता है कि मुझे जो ग्रीन एनर्जी है उसका ओपन एक्सेस, मतलब ओपन एक्सेस का मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर डिमांड कर सकता है कि मुझे जो है वो कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ करनी है, मुझे ग्रीन एनर्जी यूज़ करनी है, तो उसकी जो है रिक्वेस्ट को आपको 15 दिन में जो है वो अप्रूव करना है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट कमीशन बनाया जा रहा है, वो गाइडलाइंस देगा कि कैसे जो है इन ओपन एक्सेस जो रिक्वेस्ट हैं इनको अप्रूव करना है कंज्यूमर्स की। तो ये गाइडलाइंस जो हैं, ये अप्रोप्रिएट कमीशन, अभी अप्रोप्रिएट कमीशन का नाम भी नहीं रखा गया है, तो इसलिए इसको अप्रोप्रिएट कमीशन कहा जा रहा है। तो ये डिसाइड करेगा, इसके लिए जो ये ड्राफ्ट रूल्स हैं पब्लिक डोमेन में रखें, और जो है डिस्कॉम्स या फिर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इस पर अब कमेंट करेंगे। So now let us see this topic in English. Draft Electricity Renewable Rules 2021. So Union Ministry of Power, they have circulated this draft in the public domain, and they have invited comments for this. These rules basically apply for renewable energy purchase obligations of the discoms. And these rules are saying that purchase and consumption of green energy will now include waste to energy plants also. Okay, so these rules have been drafted, and they are saying that an appropriate commission, it has not been named yet, this appropriate commission will decide the tariffs for the green energy which will be distributed by the discoms, and these tariffs will be decided by calculating several
mechanisms like how much is the purchase cost of that renewable energy, how much the cross is the cross subsidy, and any service charge. So basically a prudent cost will be decided, and based upon that the discoms will be allowed to charge that amount of tariff from the consumers. So now in that renewable purchase obligations, which I've explained to you, these renewable purchase obligations, I have drawn parallels with this RPOs with the priority sector lending in the banking sector. So like these discoms, they have mandatory obligation to procure at least some amount of energy or the electricity in the form of renewable energy. Okay, so if they are distributing 100 units, or if they are selling 100 units of electricity, they will have to procure at least 30% or 40%, whatever that amount is, from renewable energy resources. Okay, be it hydro, be it solar energy, or be it wind energy, or anything like that. Now they have also added green hydrogen to that package. Okay, so now they also propose that there will be open access for any consumer who wants to access green energy. And of course, not like you or me, there will be big consumers who have a contra or who have a big sanctioned strength of or they are big power consumers. They can apply that they want to have this green energy from the discoms, and their application shall be granted within a period of maximum 15 days. Okay, so this appropriate commission, which has not been named yet, they will decide the guidelines according to which this open access will be provided to such consumers. So now let us see the next topic, which is fall of Saigon. तो आपको पता होगा कि जो तालिबान जो है, उन्होंने जो है ऑलमोस्ट कब्जा ही कर लिया है अफगान गवर्नमेंट के ऊपर. अफगान गवर्नमेंट भी वहाँ से चली गई है, भाग गई है एक तरह से. तो जो है आपने अभी एक वो फोटो देखी होगी जिसमें यूएस एम्बेसी से जो है वहाँ के जो एम्बेसी का स्टाफ है उसको एक जो है हेलीकॉप्टर है, जो चिनूक हेलीकॉप्टर है या आई थिंक अपाचे हेलीकॉप्टर है, वो उनको जो है बचा रहा है. तो उसके साथ फ़ोटो जो है वो मैच की गई थी कि ऐसा साइगॉन में भी हुआ था वियतनाम में, और सेम वैसी ही फ़ोटो में उसमें भी यही हुआ था कि यूएस एम्बेसी के स्टाफ को जो है वो निकाला जा रहा था, बचाया जा रहा था. ठीक है, तो अब उसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है कि जैसे साइगोन में जो सिचुएशन क्रिएट कर दी थी यूएस ने, हार गया था जब यूएस, तो वैसा ही वो अफगानिस्तान से भी हार के निकल रहा है. ठीक है, तो इसको जो है कंपैरिजन किया जा रहा है. तो हम देखते हैं फॉल ऑफ साइगोन था क्या. तो आपको पता होगा कि जब वियतनाम वॉर हुई थी तो जो है अमेरिका ने जो है वो साउथ वाला जो वियतनाम है उनका साइड दिया था, उनके साथ हुआ था. और वो नॉर्थ जो कम्युनिस्ट जो है रूल्ड नॉर्थ वियतनाम था, उनके साथ लड़ रहे थे, जिनको परपोर्टेडली जो है वो चाइना सपोर्ट कर रहा था. ठीक है, तो इन दोनों के आपस की लड़ाई के बीच में जब अमेरिकन मिलिट्री वहाँ पर हार गई एक तरह से, तो जब वो वापस जाने लगे तो 30 अप्रैल 1975, अब आप देखो ये एग्जैक्ट वही सिचुएशन बन रही है जैसे जो भी अफगानिस्तान में हो रहा है. तो जब वो वहाँ से जाने लगे तो जो नॉर्थ वाला लीडर थे उन्होंने जो है वो साइगोन उस पर जो है अटैक किया और उसको कब्जा किया, जो साउथ वाले वियतनाम को. और वहाँ से जब यूएस एम्बेसी का स्टाफ भागा तो जो फॉल ऑफ साइगोन जो है वो उसी का सिचुएशन देखो आप, काबुल के टाइम पर भी वही सेम सिचुएशन बन रही है. ठीक है, तो बैकग्राउंड क्या था वियतनाम वॉर का, आपको पता होगा 1954 के आसपास जो है जब नॉर्थ वियतनाम के जो जनरल थे, जो वहाँ के कंट्री के जनरल थे, उन्होंने फ्रेंच कॉलोनियल ट्रूप्स, क्योंकि फ्रेंच का रूल था वहाँ पे, उन्होंने वहाँ से उनको हरा के भगा दिया था. और उसके बाद सेम वही मिलिट्री लीडर जो है उन्होंने अमेरिकन के साथ भी जो है वो वॉर किया था और वहाँ से उन्हें भी भगा दिया था साउथ वियतनाम से, और साउथ वियतनाम के ऊपर कब्जा कर लिया था. जो साइगोन उनकी जो है वो रीजन था, जो स्ट्रेटजिक स्पॉट था, वहाँ पर जब उन्होंने कब्जा किया तो वही सेम इमेजेस जो है वो हमको आज काबुल के वहाँ पर भी देखने को मिल रही हैं. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. फॉल ऑफ साइगोन. सो द तालिबान which has swept through Afghanistan recently, it has debilitated the entire country, and now several western countries are evacuating their citizens as well as the staff of their embassy, as well as the staff from their embassies. Now an image was being circulated which was comparing the fall of Saigon with the fall of Kabul, or the so called fall of Kabul. So what happened in Saigon was that North and South Vietnam, so North was being supported by communist China and the south one was being supported by the USA, or even the US military was involved in a conflict with North Vietnam in the Vietnam region. Okay, so as US lost that battle, as US lost this battle, so it withdrew from South Vietnam, and this Saigon was the strategic spot
from which it was evacuating its staff of embassies of the US embassy. So that same situation has happened to Kabul now, and people are drawing parallels between these fall of Saigon and the fall of Kabul now. Okay, so you know the background of this Vietnam War. You may have learned about it in world history that it was a French colonial spot earlier, because that's why it is known as the Indochina region. It was captured by the French military or French colonial power, and later on this same area, this Vietnam, this South Vietnam spot where the North Vietnam's legendary general defeated French colonial troops, the same general defeated the Americans also, and they captured this South Vietnam region from this strategic spot known as Saigon. Okay, so now लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्रोजेक्ट बोल्ड. तो आपको पता होगा प्रोजेक्ट बोल्ड जो है वो बैम्बू से रिलेटेड है, कि बैम्बू जो है वो उगाए जा रहे हैं ऐसे एरिड या सेमी एरिड एरियाज़ में डिजर्टिफिकेशन को और लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए. तो ये प्रोजेक्ट बोल्ड जो कि KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने चलाया हुआ है, उसको इंडियन आर्मी का भी सपोर्ट मिल गया, और लेह में जो है प्रोजेक्ट बोल्ड को जो है वो इंडियन आर्मी ने वहाँ पर जो है 20 बैम्बू सैपलिंग्स को जो है वहाँ पर उन्होंने प्लांट किया है. तो ये प्रोजेक्ट बोल्ड क्या यही था, ठीक है. आपको याद होगा हमने अभी जो लास्ट जुलाई में ही इसको पढ़ा है कि बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट. इसको में सबसे पहली जो है वो उदयपुर राजस्थान में जो है वो बैम्बू उगाया गया है, और वो असम से लाकर बैम्बू को उस एरिया में उगाया जा रहा है ताकि जो है लैंड डिग्रेडेशन और जो है डिजर्टिफिकेशन को रोका जा सके. ठीक है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया था. KVIC ने जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ बैम्बू सैपलिंग्स जो है वो एक दिन में एक लोकेशन पे उगाए थे, तो उसके लिए उन्होंने उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना हुआ है. ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कि लैंड डिग्रेडेशन और डेसर्टिफिकेशन को रोकने के लिए बैम्बू उगाए जा रहे हैं ऐसे एरियाज़ में जो कि एरिड और सेमी एरिड लैंड जोन्स हैं. क्योंकि बैम्बू जो है वो बहुत जल्दी उगते हैं, विद इन 3 ईयर टाइम्स में तो वो हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं, और बैम्बूज जो है वो वाटर भी कंजर्व करते हैं और इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो होता है लैंड सरफेस से उसको भी रोकते हैं. ठीक है, इसीलिए बैम्बू को चूज़ किया गया, और KVIC जो है वो बैम्बू उगा रहा है ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर पानी की कमी है, जो एरिड और सेमी एरिड रीजन है. KVIC का क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको 1956 के एक एक्ट के अंदर बनाया गया है, और जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर आती है ये KVIC. और 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इनको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का स्टेटस दे दिया है, मतलब कि खादी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उनके एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए KVIC जो है वो डिसीजन मेकिंग करता है. ठीक है, so now let us see this topic in English. Project Bold. So recently the Project Bold, which we discussed in I think the month of July, this has received the support from Indian Army, and they have planted 20 bamboo saplings on the Independence Day. And this initiative is by KVIC, Khadi and Village Industries Commission, and this the term bold means bamboo oasis on lands in drought. So under this project bold, KVIC is aiming to plant bamboo saplings in all such areas which are located in arid and semi-arid zones, so that land degradation and desertification can be prevented. So KVIC even created a world record by planting the highest number of bamboo saplings in Udaipur, Rajasthan, when this project was launched. And the objective of this project is to prevent land degradation and desertification. So why bamboo was chosen? Because it grows very fast, and in about 3 years of time it could be harvested. It is also known for conserving water and reducing evaporation of water from the land surface. That's why bamboo was chosen specifically. And this KVIC, the Khadi and Village Industries Commission, is a statutory body which was established by an act of parliament in 1956. It works under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. In 2006, the Ministry of Commerce accorded them the Export Promotion Council status for to boost the export of khadi products from country. Okay, so now let us see the next topic, which is Taliban. ओके, सो आपको पता है न्यूज़ में चल रहा है तालिबान जो है उन्होंने जो है वो अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया एक तरह से. ठीक है, तो अब ये न्यूज़ में चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो तालिबान है ये है क्या. तो तालिबान का मीनिंग जो होता है पश्तो लैंग्वेज में स्टूडेंट्स होता है, मतलब कि ये स्टूडेंट्स हैं.
ठीक है। तो 1994 में एमर्ज हुए ये तालिबान, जो आपको पता है वहाँ पर उस टाइम पर 1979 से लेके 89 के बीच में सोवियत यूनियन ने वहाँ पर इन्वेजन किया हुआ था, जैसे कि अभी यूएस का था वैसे उस टाइम पर सोवियत यूनियन का इन्वेजन था। तो उनसे लड़ने के लिए अमेरिका ने पैसा देकर, अमेरिका ने आर्म सप्लाई करके मुजाहिदीन फाइटर्स जो हैं वो तैयार किए थे सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए। तो उन्हीं मुजाहिदीन ग्रुप्स में जो स्टूडेंट्स जो थे, जो सो कॉल्ड स्टूडेंट्स थे, वो थे तालिबान। उन्होंने क्या किया, जब सोवियत यूनियन वहाँ से चला गया, विड्रॉ कर गया, तो उसके बाद जो वहाँ पर सिविल वॉर की सिचुएशन हुई, तो उसमें जो है जो पावर का कंट्रोल है वो तालिबान के पास आया, इन स्टूडेंट्स, जो सो कॉल्ड स्टूडेंट्स के पास पावर आई वहाँ पर। और 1996 में जो है तालिबान का रूल वहाँ पर आ गया और इस्लामिक एमिरेट ऑफ जो है वो अफगानिस्तान जो है वो तालिबान का रूल वहाँ पर बन गया। बाकी के जो उस मुजाहिदीन ग्रुप्स में जिसको यूएस ने सपोर्ट किया था, वो बाकी सब जो है वो रिट्रीट होकर नॉर्थ साइड जो है कंट्री के वहाँ चले गए। फिर जब 9/11 अटैक हुए, जो है अलकायदा का अटैक हुआ, तब यूएस ने जो है काबुल पर अटैक कर दिया नवंबर में। सितंबर में अटैक हुए थे, नवंबर में उन्होंने वह जो काबुल पर अटैक कर दिया और यूएस ने एयर स्ट्राइक शुरू करी और तालिबान की गवर्नमेंट जो है उनको वहाँ से हटा दिया। ठीक है, 20 साल तक वो यूएस के साथ लड़ते रहे, ऑफ कोर्स विद सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। और अब जो है वो 20 साल के बाद दोबारा जीत गए हैं और यूएस जो है उनको फोर्स कर दिया है, यूएस वहाँ से भाग गया है, लिटरली भाग गया है। ठीक है, तो उनके जो लीडर थे, तालिबान का जो लीडर थे वो थे मुल्ला मोहम्मद ओमर। वो वहाँ के जो है फाउंडर और ओरिजिनल लीडर थे। और वो है जो है इतने सीक्रेटिव लाइफ उन्होंने जो उनकी रही है कि वो 2013 में जब मर गए तो उसके 2 साल बाद पता लगा उनके बेटे से कि वो मर चुके हैं। ठीक है, अब इनकी आइडियोलॉजी तो आपको पता ही है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ शरिया लॉ जो है वो फॉलो करते हैं। जब उनकी गवर्नमेंट भी थी अफगानिस्तान में 2001 तक, तो वो स्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ जो है वो शरिया लॉ जो है वो फॉलो करते हैं। विमेन को जो है वो वर्किंग और स्टडिंग की तो परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। और पब्लिक एग्जीक्यूशन और फ्लॉगिंग क्या होता है, कोड़े मारना। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन वहाँ पर देखने को मिलता था जब तालिबान का अफगानिस्तान में रूल था। ठीक है, तो अब ये डर है कि दोबारा से अगर ये सच में वहाँ पर पावर में आ गए, जो कि अब वर्चुअली आ ही चुके हैं, तो अब ये चीज़ें जो पब्लिक एग्जीक्यूशन, फ्लॉगिंग, ये सब दोबारा शुरू होगा। विमेन की जो है जो खतरे में लाइफ आ जाएगी, उनको जो है उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आ जाएगी। तो ये सारा डर जो है ह्यूमन राइट वायलेशन का दोबारा से हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, तालिबान. So Taliban has entered Afghanistan's capital Kabul, and the government of Afghanistan, they have relocated to a safe location so as to prevent themselves from getting executed by this terrorist group of Taliban. So you may be surprised that the term meaning Taliban in Pashto language means students. Okay, so they are actually students. Okay, they emerged in 1994 in the southern Afghan city of Kandahar. Okay, and who were these Taliban? They were part of the Mujahideen who were aiming to, who were fighting a civil war for the control of the country after the withdrawal of Soviet Union in 1990s. And after during that civil war, they gained the sole control over most of the country, and they are mostly Pashtuns. And they established an Islamic Emirate in Afghanistan in the year 1996. So the rest of the Mujahideen, which were created by the Americans, of course, these Taliban were also created by the Americans, but this Taliban group, it defeated all other Mujahideens, and these Mujahideens had to retreat back to the northern side of the country. After the 9/11s, the US blamed that Taliban was hand in glove with Al-Qaeda, and that's why America launched an invasion of Afghanistan in November of that same year, and it captured Kabul, and it dethroned this Taliban regime from Afghanistan. The founder of Taliban and the original leader of Taliban was Mullah Muhammad Omar. He lived a very secretive life. He died in 2013, but because of its secretive life, none of the people got to know about his death, and it was confirmed only 2 years later by his own son. So you know what is the ideology of Taliban? It's a strict version of it. Their ideology is surrounded by the strict version of Sharia law. Women are predominantly barred from working or studying, and they are forced or they are confined to their homes. Public executions and floggings are common. So now the world is fearing that this rule, this
degenerative rule will return, and this situation will escalate to conflict situation, and the people of Afghanistan are facing a very bad situation currently. So that's why this Taliban has been in news. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.